जय हिंद साथियों, मैं चंदा। आज हम क्लास 6 NCERT हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 जो है राज्य से साम्राज्य, इसका आज हम पार्ट 2 को जानेंगे। पिछले वीडियो में हम जाने थे पार्ट 1 में राज्य से साम्राज्य यानी राज्य और साम्राज्य में अंतर को जाने थे। उसके बाद हम पार्ट 1 में ही जाने थे मौर्य साम्राज्य के स्थापना के बारे में, उसके संस्थापक जो थे चंद्रगुप्त मौर्य, इनके बारे में जाने थे। उसके बाद जाने थे मौर्य साम्राज्य के सबसे शक्तिशाली नगर कौन सा था, इसके बारे में। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र जो चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो उत्तराधिकारी बने थे मौर्य वंश के, उनके बारे में जाने थे, वो थे बिंदुसार। तो चलिए आज हम जानते हैं अगले टॉपिक जो है मौर्य साम्राज्य के राजधानी के सम्राट, यानी जो मौर्य साम्राज्य के जो राजधानी था उसके सम्राट के बारे में जानेंगे। तो चलिए जानते हैं। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया का यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। यानी जो मेगास्थनीज जो था, जो वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद चलिए अब हम आगे जानते हैं। मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में मौर्य साम्राज्य के बारे में कुछ विवरण दिए हैं, जिसके माध्यम से हम आज मौर्य साम्राज्य के बारे में जानते हैं और उसी के बारे में बताया गया है। तो चलिए जानते हैं। मेगास्थनीज ने भारत में कुछ ऐसा देखा, यानी जो मौर्य साम्राज्य का जो स्थापना हुआ था भारत में, उसमें उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिसका विवरण दिया है। यानी मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक इंडिका में विवरण दिया है। वही कहा गया है मेगास्थनीज के वर्णन से पता चलता है कि सम्राट सोने के पालकी में जनता के सामने लाया जाता था। यानी जो मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे उनको जनता के सामने सोने के पालकी में बैठाकर लाया जाता था और इस यात्रा में वहां भव्य शोभा यात्रा भी किया जाता था और जश्न मनाया जाता था। तो मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में यही बताया है। तो चलिए जानते हैं। उसके आने पर वहां शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता था, यानी बहुत भव्य तरीके से राजा मतलब आगमन के लिए शोभा यात्रा निकाला जाता था। इसमें राजा के अंगरक्षक भी रहे होंगे, उन्होंने बताया है और उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो चलिए जानते हैं उसमें अंगरक्षक कौन कौन थे, स्त्री थे, पुरुष थे, कौन कौन थे, इसके बारे में। तो अंगरक्षक अलंकृत सजे हुए हाथियों पर सवार होते थे, यानी जो राजा का जो अंगरक्षक थे वो अलंकृत यानी सजे हुए हाथियों पर सवार होते थे और राजा के शोभा यात्रा में उनके साथ साथ चलते थे। तो वही मेगास्थनीज ने बताया है और उन्होंने बताया है कि कुछ अंगरक्षक यानी और कुछ जो अंगरक्षक थे वो पेड़ों को लेकर चलते थे, यानी जो मतलब राजा के और कुछ अंगरक्षक जो थे वो पेड़ों को लेकर अपने शोभा यात्रा में चलते थे। और उसके बाद चलिए आप जानते हैं आगे। इसमें प्रशिक्षित तोते का भी एक झुंड होता था, यानी इस शोभा यात्रा में प्रशिक्षित तोता यानी तोते को सिखाया गया था, मतलब पूरा तरह से ट्रेंड किया गया था। तो इस शोभा यात्रा में तोते का झुंड को भी देखने को मिला है। तो तोता क्या करता था इसके बारे में जानेंगे अब। तो सम्राट के सिर के चारों ओर चक्कर लगाता था, यानी जो मौर्य साम्राज्य के जो सम्राट थे उनके सिर के चारों ओर प्रशिक्षित जो तोता था वो चारों ओर चक्कर लगाता था। जैसे आज हम देखते हैं, अगर प्रधानमंत्री ही है उनके बॉडीगार्ड को देखते हैं, उसी प्रकार मौर्य साम्राज्य के समय में सम्राट के चारों ओर मतलब तोते रहते थे, अंगरक्षक रहते थे और उनके आगमन में वहां भव्य यात्रा शोभा यात्रा किया जाता था। तो यही अपने मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में बताया है। उसके बाद उन्होंने बताया है कि जो पाटलिपुत्रा नगर था एक विशाल नगर था, उन्होंने ये भी अपने पुस्तक में बताया है। तो उस समय राजा हथियारबंद महिलाओं से भी घिरा रहता था, यानी जो सम्राट थे उन्होंने
हथियारबंद महिलाओं से घिरे रहते थे। यानी जब शोभा यात्रा निकाला जाता था उसमें हथियार लेकर महिलाएं भी शोभा यात्रा में शामिल होती थी। वही मेगास्थनीज ने अपने पुस्तक में बताया है। राजा हथियारबंद महिलाओं से घिरा रहता था और राजा को हमेशा डर रहता था कि उसका कोई हत्या न कर दे, इसलिए उन्होंने अपने शोभा यात्रा में हथियारबंद महिलाओं को भी ले जाता था। तो इससे हमें पता चलता है कि जो मौर्य साम्राज्य के काल में भी महिला और पुरुष में कोई अंतर नहीं देखने को मिला था। यानी राजा ही अंगरक्षक के रूप में महिलाओं को चुनता था, यानी महिलाओं को उस समय भी कमजोर समझा नहीं जाता था, यही उन्होंने बताया है। उसके बाद चलिए और आगे देखते हैं। उसके बाद राजा को हमेशा डर रहता था कि उनकी कोई हत्या न कर दे, क्योंकि उस समय राजगद्दी के लोभ में राजा के पुत्र मतलब राजा अपने पुत्र को हत्या कर देता था, उसका पुत्र राजा को हत्या कर देता था, इसलिए उन्होंने उनको बहुत ही भय था। इसलिए राजा अपने अंगरक्षक को हमेशा साथ में रखते थे। उसके बाद राजा खाने से पहले वो अपने मंत्री को खाना को चखने के लिए देते थे, तब जाकर राजा खाते थे। और मेगास्थनीज ने ये भी बताया है कि राजा एक कमरे में लगातार 2 दिन नहीं मतलब लगातार नहीं सोते थे, 2 कमरे में एक दिन सोते थे। उसके बाद महल ही था राजा का, तो वहाँ विभिन्न कमरे रहे होंगे, तो अलग अलग दिन अलग अलग कमरे में सोते थे, क्योंकि उनको हमेशा डर रहता था कि उनका कोई हत्या न कर दे, इसलिए। तो चलिए अब जानते हैं मौर्य साम्राज्य के एक महान सम्राट के बारे में, जो है अशोक। तो अशोक एक अनोखा सम्राट थे। तो अशोक को अनोखा सम्राट किस लिए कहा गया, इसके बारे में हम पहले जान लेते हैं, उसके बाद इनके बारे में जानेंगे। तो उपमहाद्वीप में विशाल साम्राज्य की स्थापना अशोक ने किया, इसलिए अशोक को महान कहा जाता है। और अशोक ने युद्ध को छोड़कर यानी हिंसा को छोड़कर अहिंसा को अपनाया, इसलिए भी उनको सम्राट कहा जाता था। उसके बाद इनके अंदर बहुत सारे राज्य आते थे, राजा शासक आते थे, इसलिए भी इनको सम्राट कहा जाता था। और अशोक जो थे उन्होंने धम्म नीति का स्थापना किए थे, और इन्होंने बताए थे कि हमारे आगे आने वाला पीढ़ी भी युद्ध के माध्यम से नहीं कोई राज्य को अपने अधीन करे, यानी धर्म के माध्यम से इसको करे, धर्म को विस्तार करे, यानी बढ़ावा दे। इसी सब कारण से अशोक को महान सम्राट कहा जाता था। तो चलिए अब हम अशोक के बारे में जानते हैं। अशोक राजगद्दी पर कब मतलब उत्तराधिकारी बने। तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी अशोक सम्राट हुआ, यानी जो बिंदुसार का जो पुत्र थे अशोक, उन्होंने बिंदुसार का उत्तराधिकारी बने। तो उन्होंने 269 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा, यानी जो महान अशोक सम्राट थे उन्होंने 269 ईसा पूर्व में मगध के राजगद्दी पर बैठा। उसके बाद उन्होंने मगध को अपने हिसाब से चलाया। तो यही था। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं अशोक के शिलालेख के बारे में। तो अशोक एक प्रथम शासक था, यानी एक पहला शासक था जिसने जनता के सामने शिलालेख के माध्यम से अपने संदेश को पहुंचाया। तो चलिए देखते हैं। अशोक एक प्रथम शासक था जिसने अभिलेख के माध्यम से लोगों के बीच अपनी जानकारी पहुंचाई। यानी हम पिछले जो दिन पढ़े थे पहला चैप्टर में जो अभिलेख के बारे में, अभिलेख क्या होता है, यानी कठोर सतह पर उत्कृष्ट लेख को हम अभिलेख कहते हैं। यानी पत्थरों पर राजा को कुछ संदेश देना होता था, तो पत्थरों पर लिखकर मतलब कोई संदेश जनता को देते थे। तो उसमें सबसे प्रथम स्थान आता है अशोक का, जिन्होंने मतलब अभिलेख के माध्यम से जनता के बीच संदेश भेजे हैं, तो वही कहा गया है। तो चलिए जानते हैं अशोक के जो अभिलेख था जो किस भाषा में ज्यादातर लिखे जाते थे। तो ज्यादातर अभिलेख प्राकृतिक या ब्राही भाषा में लिखा जाता था, यानी अशोक का जो अभिलेख था जो वो ज्यादातर प्राकृत या ब्राही लिपि में लिखा जाता है। तो हम ब्राही लिपि को भी आगे जानेंगे, लेकिन उससे पहले हम अशोक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को जानते हैं। तो पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया, यानी जो
हिंदू धर्म का जो पुराण होता है उसमें अशोक को अशोक वर्धन कहा गया। तो वो किस लिए अशोक वर्धन कहा गया इसके बारे में हम जानते हैं। मौर्य साम्राज्य की शक्ति और समृद्धि में वर्धन, यानी जो मौर्य साम्राज्य था उसके शक्ति और समृद्धि में वर्धन किए थे, इसलिए इनको अशोक वर्धन कहा गया। यानी वर्धन का अर्थ होता है बढ़ोतरी या विकास। तो ये अशोक सम्राट ने किए थे, इसलिए इनको अशोक वर्धन पुराणों में कहा गया। उसके बाद चलिए अब जानते हैं अशोक जो थे किस धर्म के अनुयायी थे और उन्होंने किस गुरु से शिक्षा लिए थे अपने धर्म के बारे में। तो अशोक सम्राट उपगुप्त नाम के बौद्ध भिक्षुओं से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। तो इससे हमें पता चलता है कि अशोक सम्राट बौद्ध धर्म के अनुयायी थे और इन्होंने बौद्ध धर्म के गुरु जो थे उपगुप्त, इनसे बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए थे। तो यही अशोक के बारे में था। उसके बाद चलिए अब हम जानेंगे अशोक के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को और कलिंग युद्ध के बारे में जो अशोक सम्राट ने जीते थे। तो अशोक की माता का नाम की बात करें तो उनकी माता का नाम था सुभद्रांगी और इन्होंने कलिंग युद्ध को जीता था। तो चलिए जानते हैं उन्होंने कलिंग युद्ध को कब जीता। तो कलिंग जो उड़ीसा पर अशोक सम्राट ने आक्रमण किया था 261 ईसा पूर्व। तो इस डेट को याद रखिएगा। कलिंग युद्ध कब हुआ, तो वो हुआ था 261 ईसा पूर्व में और सम्राट अशोक के द्वारा इसको किया गया था। तो और अशोक एक ऐसे सम्राट थे जिन्होंने अपने पुत्र जो महेंद्र थे और उनकी पुत्री जो थी संघमित्रा, उन्होंने बौद्ध धर्म यानी जिस धर्म के वो अनुयायी थे उनके प्रचार के लिए उसके प्रचार के लिए उन्होंने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। तो और अशोक सम्राट के जो पिता थे उन्होंने जैन धर्म के अनुयायी थे और इनके अशोक सम्राट जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी है। उसके बाद चलिए अब हम जानते हैं कलिंग युद्ध से अशोक को बहुत ही अत्यंत दुख हुआ है इसके बारे में। तो कलिंग युद्ध में जनहानि से दुखी होकर उन्होंने धर्म का पालन किया। यानी जो कलिंग युद्ध में जो जनहानि हुआ था उससे अशोक को बहुत ही दुखी हुए। उसके बाद उन्होंने निश्चय किया कि धम्म नीति को अपना ले। तो उन्होंने धम्म नीति का पालन किया यानी अपना ही लिया। उसके बाद दूसरों को भी धम्म नीति के बारे में बताने का निश्चय लिया। यानी उन्होंने भी धम्म नीति को अपना लिया और निश्चय किया कि दूसरों को भी धम्म नीति के बारे में बताए। तो यही था। अब चलिए जानते हैं अशोक कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का 13वां अभिलेख, यानी जो अशोक का जो अभिलेख है 13वां, उसमें अशोक ने कलिंग युद्ध के बारे में वर्णन किया है। इसके बारे में जानेंगे। तो इसको भी याद रखिएगा। आपसे अगर किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाए अशोक का कौन सा अभिलेख है जो कलिंग युद्ध का वर्णन करता है, तो वो है अशोक का 13वां अभिलेख। तो अशोक ने इस 13वां अभिलेख में क्या बताया है जो अभी तक मतलब रखा गया है और इसका पालन इनके पुत्र भी किए थे। तो चलिए जानते हैं। इन्होंने बताया कि कलिंग युद्ध में लगभग यानी जो कलिंग युद्ध हुआ था उसमें लगभग 1 लाख सैनिक को मारे गए और कम से कम 1.5 लाख सैनिक उसमें बंदी बनाए गए। उसके बाद कुछ सैनिक घायल भी हुए। तो यही है, 1 लाख सैनिक मारे गए, 1.5 लाख सैनिक लगभग बंदी बनाए गए, यानी राजा उसको पकड़कर बंदी बना लिया। तो और कुछ सैनिक जो उसमें थे उन्होंने घायल हुआ। यानी इससे अशोक सम्राट को बहुत ही दुखी हुआ और उन्होंने सोचा कि इस युद्ध के कारण बहुत सारे लोग मारे गए, किसी माँ का पुत्र चला गया, किसी पत्नी के पति चले गए, हम लोग का रिश्तेदार चला गया। तो इन सब को देखकर अशोक ने धम्म नीति का ही पालन कर लिए थे। तो चलिए देखते हैं। युद्ध की भयंकरता को देखकर अशोक ने बहुत दुखी हुआ। यानी युद्ध के भयंकरता को देखकर, यानी बहुत सारे लोग मारे गए, इन सब को देखकर अशोक को बहुत ही दुखी हुआ। उसके बाद इसलिए उन्होंने धम्म नीति को अपनाया। यानी युद्ध के कारण ही अशोक सम्राट ने धम्म नीति को अपना लिया। तो इसमें बताया गया है इसलिए उन्होंने धम्म नीति को अपनाया। यानी लोगों को अब दिल जितना
प्रेम, दया, यानी दिल से किसी के मन को जीतना, प्रेम से जीतना, दया से जीतना, या अहिंसा और सदाचार फैलाना, यानी दिल से, दया से, प्रेम से, अहिंसा से और सदाचार से लोगों को जीतने के बारे में बताया। अब अशोक ने बताया कि जो बलपूर्वक किसी को हराने से अच्छा है वो अब दिल से, मतलब दया से, अहिंसा से, यानी बोलचाल की भाषा से उसको समझाएंगे, तब उसको मतलब अपने किसी के बारे में समझाएंगे और बताएंगे युद्ध न करे। तो इन्होंने यही बताया है। उसके बाद चलिए आगे जानते हैं। इन्होंने बताया कि मैं ये अभिलेख, यानी अशोक का अभिलेख लिखने का उद्देश्य क्या था, ये बताए हैं। तो मैं ये अभिलेख भविष्य के लिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ, यानी अशोक के आने वाले पीढ़ी के लिए अशोक सम्राट ने ये अभिलेख को उत्कीर्ण कर रहे हैं। और उन्होंने बताया कि ताकि मेरे बाद मेरे बेटे, यानी अशोक के जो बेटा होगा वो और उनके जो पोता, यानी उनके पोते भी युद्ध न करे। यानी अशोक का उद्देश्य ही था अभिलेख के माध्यम से बताना कि जो भविष्य में जो मेरे बेटे और पोते आए वो सब युद्ध न करे, और इसके बदले उन्हें ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे बढ़ाया जाए। यानी अशोक सम्राट ने बताया कि युद्ध न करे और इस युद्ध के बदले ये सोचना चाहिए कि धर्म को कैसे आगे बढ़ाया जाए, यानी धम्म नीति को आगे किस तरह बढ़ाया जाए, इन्होंने ये बताया है। तो चलिए जानते हैं धम्म के बारे में। धम्म नीति होता क्या है? अभी तक हम बहुत बार सुन चुके हैं धम्म नीति के बारे में, तो चलिए हम जान लेते हैं धम्म नीति होता क्या है। तो यह कलिंग युद्ध के बाद अपनाई गई एक नैतिक, यानी जो धम्म नीति है कलिंग युद्ध के बाद अपनाई गई, यानी लोग अशोक द्वारा अपनाई गई नैतिक, सामाजिक और धार्मिक नीतियाँ, यानी धार्मिक नीतियाँ है जिसका उद्देश्य सदाचार, अहिंसा, यानी जो ये धम्म नीति का मुख्य उद्देश्य था सदाचार, हिंसा, करुणा, सत्य और सभी संप्रदायों के बीच सहिष्णुता को बढ़ावा देना। तो अशोक का धम्म नीति का यही मुख्य उद्देश्य था। तो चलिए अब हम जानते हैं जो अशोक का जो अभिलेख था, जो अधिकतर ब्राह्मी या प्राकृतिक भाषा में लिखा जाता था, उसके बारे में। तो हम ब्राह्मी लिपि के बारे में जानते हैं। तो ब्राह्मी लिपि आधुनिक भारत की ज्यादातर लिपियां है, जैसे देवनागरी, तमिल, बांग्ला, मलयालम, ये सभी ब्राह्मी लिपियां से उत्पन्न है। यानी जो आधुनिक भारत की जो अधिकतर बोले वाली जो भाषा थी, जो लिपियां थी, वो अधिकतर ब्राह्मी लिपि से ही उत्पन्न थी। तो उन्होंने जो है इसके बारे में अनेक लिपियां में लिखा गया है। तो चलिए हम जानते हैं को अनेक भाषा में लिखा गया है। तो जो ब्राह्मी लिपि में को ऐसे लिखा गया है। उसके बाद आगे हम देखेंगे देवनागरी लिपि में को ऐसे लिखा गया है। उसके बाद बांग्ला में को ऐसे लिखा गया है। उसके बाद मलयालम में को ऐसे लिखा गया है, और तमिल को है को ऐसे लिखा गया है। तो उन्होंने बताया है कि जो अधिकतर जो लिपियां है, इससे ही ये ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि उत्पन्न हुई है। उसके बाद ब्राह्मी लिपि से ही बांग्ला लिपि उत्पन्न हुआ है। उसके बाद ब्राह्मी लिपि से ही ये मलयालम लिपि जो है उत्पन्न हुआ है। उसके बाद ब्राह्मी लिपि से ही तमिल नीति जो है लिपियां है उत्पन्न हुआ है। तो यही था। और अशोक के एक और जो धम्म है, धम्म का क्या अर्थ होता है इसके बारे में जान लेते हैं। तो धम्म संस्कृत के धर्म से निकलता है। तो यही था इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य। और इस चैप्टर के हम कुछ मुख्य पॉइंट्स को जान लेते हैं जो हर प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो मौर्य साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो वो लगभग 2300 साल पहले हुआ था। तो इसको याद रखिएगा। और इस चैप्टर को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे अगले दिन अगले चैप्टर के साथ। धन्यवाद।